गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लाए हैं कक्षा 5 की मेधावी की परीक्षा की तैयारी का भाग 4। सबसे पहला प्रश्न है, डैश आसानी से टूट सकता है। क्या टूट जाता है कांच और लकड़ी में से? कांच एक भंगुर पदार्थ है, ब्रिटल है, तो ये गिरते ही टूट जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा कांच। नंबर 2, डैश के बीजों से हमें तेल प्राप्त होता है। ईख कहते हैं गन्ना, और सरसों आपको पता ही है। तो किसके बीजों से हमें तेल प्राप्त होता है? सरसों। यहाँ पर और नाम भी आ सकते हैं, जैसे कि नारियल, अरंडी, बादाम। ठीक है, ये सब चीज़ें, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब भी ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे पौधे हैं जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है। नंबर 3, डैश शरीर को भारी भरकम बनाता है। अब इसमें से क्या है सही ऑप्शन? संतुलित आहार या फास्ट फूड? तो इसमें आंसर आएगा फास्ट फूड। फास्ट फूड के खाने से, क्योंकि इसमें वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो शरीर कैसा बन जाता है? भारी भरकम। नंबर 4, डैश खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। देखो, आंखों के लिए 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। या तो ये प्रश्न आएगा, या आएगा कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो उसमें आएगा विटामिन ए, और ये भी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब हमारा प्रश्न है, डैश खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, तो इसमें क्या होगा? जितने भी रंग वाली सब्जियां हैं जिसमें पिगमेंट होता है, जो लाल होती हैं, और कौन से रंग की होती हैं? संतरी हो सकती हैं, हरी हो सकती हैं। ये जितने भी पिगमेंट वाली वेजिटेबल्स होती हैं बेटा, और फ्रूट्स होते हैं, इन सब में विटामिन ए बहुत होता है, और ये सब आंखों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हरी पत्तेदार सब्जियां और गाजर। प्रश्न नंबर 5, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गीला कूड़ा कौन से रंग के कूड़ेदान में डालते हैं? आपने 2 कूड़ेदानों का प्रयोग देखा होगा और आप इस्तेमाल भी करते होंगे। जो सूखा कूड़ा होता है वो नीले रंग के डस्टबिन में डाला जाता है, और गीला कूड़ा हरे रंग के डस्टबिन में डाला जाता है। यानी वो कूड़ा जो आसानी से विघटित हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, जैसे कि फलों के और सब्जियों के छिलके हैं, कागज है, सूखी हुई पत्तियां हैं, बैक्टीरियाज के द्वारा विघटित हो जाती हैं और ये खाद में बदल जाती हैं। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हड्डियां मानव शरीर को एक निश्चित आकृति प्रदान करती हैं। ये सही है या गलत है? अब देखिए, अगर हम अपने शरीर की संरचना की बात करें तो हमारा शरीर जो है छूने में हमें हार्ड लगता है। अगर हम अपने शरीर से हड्डियां निकाल दें तो हमारा शरीर एक लहराती हुई बेल की तरह ज़मीन पर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो कंकाल है, जो बेस है, वो है हमारी बोन्स का। तो ये है सही। हड्डियां जो है शरीर को एक निश्चित आकृति प्रदान करती हैं। अगला है प्रश्न नंबर 7, पूर्णिमा को चांद पूरा गोल दिखाई देता है। यह हमने पिछले वाले वीडियो में भी चर्चा करी थी कि बहुत सारे हमारे त्यौहार हैं जो पूर्णिमा से जुड़े हुए हैं, और इस दिन चांद पूरा गोल होता है। कई बार पेपर में यह आता है कि किस रात चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इंग्लिश में उसे नो मून डे कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में उसे कहते हैं अमावस्या। और अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? दिवाली मनाई जाती है, कार्तिक की अमावस्या को। प्रश्न नंबर 8 है, बर्फ जमने पर पानी में परिवर्तित हो जाती है। क्या ये बात सही है या गलत है? देखिए, पानी के 3 रूप होते हैं। ठीक है, पहला होता है बर्फ, अगर वो जम जाता है। दूसरा होता है पानी, और तीसरा होता है भाप। ये दीज आर 3 स्टेट्स ऑफ वाटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल है, बर्फ जमने पर पानी में बदल जाती है। क्या बर्फ जमती है? वो तो ऑलरेडी जमी हुई होती है। तो क्या जमता है? पानी जमता है। पानी जमने पर बर्फ में परिवर्तित होता है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है, वाक्य है, ये है गलत। ठीक है, अगला है, सीएनजी की बसों के द्वारा और बैटरी की बसों के द्वारा वायु प्रदूषण नहीं होता। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सीएनजी की बसों में जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यह है सीएनजी की फुल फॉर्म, और ये जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये हवा में ऊपर चली जाती है, ये पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इस्तेमाल होती है। तो ये प्रदूषण रहित जो है वो ईंधन है। और आपने देखा होगा आजकल हाल ही में दिल्ली में बैटरी बसों का संचालन शुरू किया है। इनसे भी वायु प्रदूषण नहीं होता। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम अगला करते हैं। जो स्तनधारी किसी चीज़ को अपने हाथों में कसकर पकड़ लेते हैं उन्हें हम प्राइमेट्स कहते हैं, या हम नर वानर कहते हैं। हो सकता है आपके पेपर में प्राइमेट लिखा हुआ आए, तो दोनों का मतलब एक ही है। नर वानर भी यही है, क्योंकि हमारे इंसान इसी कैटेगरी में आते हैं, और हमारे गिबन्स हैं, गोरिल्ला हैं, चिंपांजी हैं, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये अपने थंब का इस्तेमाल अच्छी तरह से कर सकते हैं वस्तुओं को पकड़ने के लिए।
नंबर 11, पृथ्वी का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। कुल कितने महासागर हैं? 5। कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, फिर भारत के नाम पर हिंद महासागर है, फिर ऊपर है आर्कटिक महासागर और नीचे है साउदर्न ओशन यानी कि अंटार्कटिक महासागर। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक महासागर। प्रश्न नंबर 12, डाक सेवा 150 वर्ष पूर्व कहाँ आरंभ हुई थी? तो ये हमने देखना है, ये आरंभ हुई थी इंग्लैंड में। सबसे पहला डाक टिकट इंग्लैंड में ही जारी किया गया था। प्रश्न नंबर 13, भारत में टमाटर और आलू किसकी देन है? देखिए, टमाटर और आलू आए हैं दक्षिणी अमेरिका से और अफ्रीका से आई है कॉफी। प्रश्न नंबर 14, नक्शे में छोटे से क्षेत्र को विस्तार से दिखाया जाता है, इसलिए नक्शा बनाने के लिए क्या जरूरी है? अनुपात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई सालों से ये लगातार आ रहा है, तो ये आप अच्छी तरह से याद कर लेना। अक्षांश रेखाओं को क्या कहते हैं? समानांतर रेखाएं कहते हैं। देखो बेटा, जब नक्शे में हम ये विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, इसके ऊपर जो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को नहीं काटती हैं, समान दूरी पर होती हैं, इसलिए उन्हें समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। अगला है देशांतर रेखाओं को क्या कहते हैं? देखो, जैसे अक्षांश रेखाओं को उनका सेकंड नेम जो है वो समानांतर रेखाएं हैं, ऐसे ही देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? देखो ऐसे होती हैं, ये जैसे खरबूजे की फाकें होती हैं। ये क्या करती हैं? ये ध्रुवों पर मिलती हैं, बीच में अलग होती हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं? मध्याह्न रेखा। और इसमें से जो 0 डिग्री रेखा पे जाती है वो होती है ग्रीनविच रेखा, जिसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 17, इसमें आपने सही या गलत बताना है। अब इन चारों ही क्वेश्चन में बराबर का निशान है, तो आपने ये बताना है क्या लेफ्ट हैंड साइड पर जो संख्या है क्या वो राइट हैंड वाली संख्या के बराबर है? पढ़ते हैं। 100 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। बताइए अब ज़रा, ये तो मैंने पहले कराया हुआ है आपको कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। और 1000 कैसे लिखा जाता है? ऐसे 3 जीरो आती है ना उसमें, तो इसका मतलब ये जो है मैच नहीं करता। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे गलत, ठीक है। अगला है 1 किलोमीटर बराबर है 1000 सेंटीमीटर। बताइए क्या ये सही है? 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, सेंटीमीटर नहीं होते। पीछे वाली यूनिट को अच्छी तरह से पढ़ लेना, सेंटीमीटर नहीं होते, मीटर होते हैं। 1000 मीटर से 1 किलोमीटर बनता है, तो ये भी गलत है, तो हम यहाँ लिख देंगे ये भी गलत है। अगला है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं? हाँ, ये सही है। अगला है 1 लीटर बराबर है 100 मिलीलीटर के। देखो बेटा, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? ये भी रॉन्ग है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? यू हैव टू राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ मैंने लिख दिए हैं, स्लो का अपोजिट होता है फास्ट, बैक का अपोजिट होता है फ्रंट, अबव का अपोजिट होता है बिलो, लाउड का शोर अपोजिट होता है क्वाइट शांत, अप अपोजिट होता है डाउन, टॉल, शॉर्ट, गो एंड कम। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं और आपको चूज करके बताने हैं। द बॉय रैन आफ्टर द डॉग, तो फर्स्ट में क्या आएगा? आफ्टर। नेक्स्ट है द फ्रॉग्स जंप्ड। अब देखो, जब हम जंप लगाते हैं तो हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं? वेल में जा रहे हैं। तो इस यहाँ पर प्रेपोजिशन कौन सी लगेगी? इनटू। ये याद रख लेना। जब हम बाहर से अंदर जाते हैं, जंप इनटू द रिवर, जंप इनटू द पॉन्ड, जंप इनटू द वेल। जब हम बाहर खुली जगह से अंदर की ओर जाते हैं तो हम इन नहीं लगाते, इनटू लगाते हैं, ठीक है। तो सेकंड में आएगा इनटू। थर्ड आएगा द गर्ल वॉज थ्रिल्ड टू सी। क्या आएगा यहाँ पर? टू सी हर न्यू बाइसिकल। नेक्स्ट, द बर्ड्स वर इन द नेट। कहाँ थे वो? जाल के अंदर। एंड द लास्ट इज द चिल्ड्रन वॉक्ड डैश द ब्रिज। अब यहाँ पर जब आप नदी को पार करते हैं, देखो, तो यहाँ से जो पार करना होता है, ब्रिज पार करना होता है, ओशन पार करना होता है, उसके लिए हम एक ही वर्ड लगाते हैं, अक्रॉस। बस ये याद रख लेना, ठीक है। तो चिल्ड्रन वॉक अक्रॉस द ब्रिज, यानी ब्रिज को पार करके ही तो जाएंगे। एक साइड से चढ़ेंगे, दूसरी साइड से उतरेंगे, तो पूरा पार करेंगे उसको। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा? अक्रॉस। नेक्स्ट है मैच करना है विद द मीनिंग्स। अब क्रीपर क्या होता है? क्रीपर क्या होता है? दैट इज अ प्लांट दैट नीड सपोर्ट्स टू ग्रो, क्योंकि उसका सॉफ्ट स्टेम होता है। नेक्स्ट है कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है उसमें क्या क्या शामिल है, इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है कंपेनियन। कंपेनियन कहते हैं पार्टनर को। नेक्स्ट है डिफेक्ट। डिफेक्ट मतलब दोष, उसको क्या बोलते हैं? फॉल्ट। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? मेन स्टेम होता है किसी भी ट्री के, जो मुख्य तना होता है। देखो, जब हम पेड़ की बात करते हैं तो हम मुख्य तना बनाते हैं, उसके बाद शाखाएं बनाते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड स्टॉक। नेक्स्ट है फाउंडेशन। फाउंडेशन कहते हैं सॉलिड बेस को।
मंत्री किससे हार गए? मंत्री राजा से हार गए या लड़की से? लड़की से हार गए। शुद्ध करो, इसमें देखो समस्या में पूरा स दे रखा है, जबकि इसमें आता है आधा स। मुश्किल शब्द है, इसमें आधा श आता है। रस्सी के लिए आधा स आता है, ये आपने ध्यान रखना है और आपने लिख कर भी प्रैक्टिस करनी है इनकी। अगला है भाववाचक संज्ञा पर गोला लगाओ। देखो 3 प्रकार की संज्ञाएं पेपर में आती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है व्यक्ति विशेष के बारे में बताती है। जाति जो होती है खास तरह की जाति बताती है, जैसे शहर का नाम हो सकता है, जानवर का नाम हो सकता है, फूल का नाम हो सकता है, ये सब जाति दिखाती है, ठीक है। और जो भाववाचक होती है ये फीलिंग्स दिखाती है, याद रख लेना। और ये फीलिंग्स को आप टच नहीं कर सकते हैं, इनको आप महसूस कर सकते हैं, बस ये ध्यान रख लो। ये है भाववाचक संज्ञा की पहचान। अब हम यहाँ एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है कृष्ण। कृष्ण जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्योंकि नाम है। गरीबी, देखो गरीबी को आप फील कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, तो ये है हमारी भाववाचक संज्ञा, तो यहाँ पर आएगी गरीबी भाववाचक। चंडीगढ़, चंडीगढ़ एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्यों? क्योंकि ये किसी खास शहर का नाम है। सर्दी, सर्दी भी आप फील करते हो, महसूस करते हो, इसको पकड़ नहीं सकते हो, नहीं पकड़ सकते ना, छू भी नहीं सकते इसको, बट महसूस कर सकते हो, तो ये भी हमारी भाववाचक है। शहर, शहर क्या होगी? जाति दिखाती है, क्यों? शहर में तो बहुत कुछ आता है, दिल्ली आती है, मुंबई आती है, कलकत्ता आता है, ठीक है, तो ये सारे शहर हैं, दैट इज कॉल्ड जाति, जातिवाचक संज्ञा। और आखिरी है प्यास। प्यास को आप महसूस कर सकते हो बेटा, फीलिंग होती है ना, है ना, भाव होता है, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञाएं कौन कौन सी होगी? गरीबी, सर्दी और प्यास। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है भाववाचक संज्ञा पर, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आप आपके नंबर भी पक्के हो गए होंगे। नेक्स्ट है लोनपोगार का बेटा कैसा था? लोनपोगार का बेटा बुद्धिमान था या सीधा साधा? सीधा साधा था। लोनपोगार ने अपने बेटे से कितने बोरे जौ के लाने को कहा था? हाँ जी बताइए, कहानी आपने पढ़ी है, क्या बोला? 100, बिल्कुल सही, 100 बोरे जो थे वो जौ के लाने को कहा था। अगला है गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं अनाज। क्या कहलाते हैं? अनाज। तो इसके साथ आपका आज का लेसन खत्म होता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक जरूर कर देना।